हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडे सेशन। कैसे हैं आप सब? बेटा हम लोग आज के सेशन में डी ब्लॉक को करने वाले हैं खत्म। इस चैप्टर को श्रद्धांजलि देने का टाइम आ गया है। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर की पूरी थ्योरी, जो भी पार्ट हमारा बचा है वो डिस्कस करते हैं। आप लोग डीपीपी प्रैक्टिस करके आइएगा। अगले सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पीवाईक्यूज, जितने भी क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक बार फटाफट से क्विक रिकॉल लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो एक बार हम सेम पेज पे आ जाएंगे डिस्कस करते करते, एंड विल आल्सो डिस्कस कि हमने अपना लेक्चर कहां पे एंड किया था। तो बेटा जी, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बातें करी थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हमने डिस्कस किया था इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन रिएक्टिव होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। हमने बातचीत करी थी एलॉय फॉर्मेशन की। वी डिस्कस कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो अच्छे एलॉयज बनाते हैं। क्यों अच्छे एलॉयज बनाते हैं? क्योंकि जो साइजेस हैं वो उनके लगभग सिमिलर हैं, तो एक एटम किसी दूसरे के लैटिस में जाके उसको इजीली रिप्लेस कर सकता है। हमने एग्जांपल की बात करी थी, स्टेनलेस स्टील जो आपका वो इस एलॉय का ही तो एग्जांपल है। अच्छा जी, हमने जब एलॉयज की बात कर ली थी, हमने कलर की बात करी थी, आपको याद है? जब मैंने आपसे कलर की बात की थी तो मैंने आपसे डीडी ट्रांजिशन का जिक्र किया था, और डीडी ट्रांजिशन के बाद मैंने एक वो फंडा भी डिस्कस किया था जहां पे डीडी ट्रांजिशन नहीं लग पा रहा था। डीडी ट्रांजिशन होने के लिए आपसे एक मिनिमम नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन मैंने क्या कही थी, डी सबशेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही वो एक्साइट हो पाएगा, तभी कलर आ पाएगा, राइट? पर जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था उनके लिए हमने एक फंडा सीखा था, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और वो रीजन था जिसकी वजह से MnO4- में कलर आ रहा था और Cr2O7 2- में भी कलर आ रहा था, राइट? अच्छा, हमने कलर की बात कर ली थी, हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी की बात करी थी। हमने कहा था कॉम्प्लेक्स डी ट्रांजिशन एलिमेंट जो है या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो अच्छे बनाते हैं। उसका कारण क्या बताया था? हमने कहा था उनका साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल भी है। हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करी थी। हमने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छे कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं क्योंकि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अचीव कर सकते हैं, है ना, दे हैव एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जब ये सारी बातें हमने कर ली तो इसके पहले बेटा हमने एक टॉपिक से शुरू करी थी कल की क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने कहा था रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है और लेस नेगेटिव से मोर, मतलब मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाता है। परंतु कॉपर एक ऐसा केस था जहां पे E0 क्या आ रहा था रिडक्शन का, पॉजिटिव। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने एक बात बताई थी आपको, जितना ज्यादा एसआरपी का मान होगा, मतलब एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा क्या उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी? बेटा जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, उतनी ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी। तो इस तरीके से हमने कहा था कि कॉपर वाले केस में तो पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, कॉपर वाले केस में पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कॉपर +2 रिड्यूस होना चाहेगा कॉपर में, है ना। M+2 से M वाली चीज वो बड़े अच्छे से करना चाहेगा। हमने बात करी थी कि कॉपर +2 कॉपर से स्टेबल क्यों है, तो हमने वो हाइड्रेशन एंथैल्पी वाली बात की थी। पर बेटा जी जब हमने बात करी E0 की, तो आपको ध्यान है एक बात हमने डिस्कस करी कि जब भी आप E0 की बातें करते हो, एक बार इसका रिकैप देखते हैं फिर आज का गोल समझेंगे। जब भी आप E0 की बात करते हो M+2 से M की, तो ये किस चीज पे जज होता है? तो बेटा ये जज होता है कि M से M+2 आप कैसे जाओगे, पहले M से M+ जाओगे और M+ से आप M+2 जाओगे, और ऐसे ही नहीं, इस M सॉलिड से M गैस भी तो जाओगे, क्योंकि मेटल्स तो सॉलिड होते हैं आपके, राइट? तो बेटा इस दौरान आपके 3 स्टेप लगते हैं ना, तो ये हो गया डेल्टा H एटमाइजेशन, और ये आपकी हो गई IE1, और ये आपका हो गया IE2। इन तीनों का जो सम है वो डिसाइड करता है E0 की टेंडेंसी। हमने बात की थी कॉपर के केस में क्या होता है कि यहां तक तो सब कुछ होता ही है, पर इसके बाद आप इसे एक्वस स्टेट में भी तो लेके जाते हो, और इसके लिए आपको क्या स्टेप लगाना पड़ता है, हाइड्रेशन, जिसकी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटा हम लोगों ने क्या बात करी थी, हमने कहा था कि ये जो 3 एंथैल्पी की वैल्यूज हैं वो इससे बैलेंस नहीं हो पाती, है ना। क्यों बेटा? ये वैल्यू कुछ नेगेटिव है पर ये वैल्यू का सम बहुत ज्यादा है इससे, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू इस चीज को कॉम्पेंसेट नहीं कर पाती। शायद लास्ट लेक्चर में हमने बोलते बोलते शायद ये बोल दिया था कि ये नेगेटिव ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो कॉम्पेंसेट नहीं कर पाती, बट एक्चुअली बेटा थिंग इज रिवर्स। क्या रीजन? यही है कि इन तीनों की एंथैल्पी का सम इस पर डिपेंडेंट होता है, मतलब ये तीनों इससे बैलेंस होने चाहिए बट बैलेंस नहीं हो पाते क्योंकि इन तीनों का सम काफी ज्यादा होता है।
इन तीनों का सम काफी ज्यादा होता है मिला के, इसके हाइड्रेशन से कॉम्पेंसेट नहीं हो पाता। देखो ध्यान से, अगर आप कॉपर की बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप कॉपर की बात करते हैं यहाँ पे, तो कॉपर का डेल्टा एच एटमाइजेशन प्लस IE1 प्लस IE2 का जो वैल्यू आएगा वो बेटा टोटल इससे ज्यादा आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। अगर मैग्नीट्यूड वाइज इससे ज्यादा आएगा तो हम कहते हैं कि इनका सम इज वेरी हाई एज कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये उसको बैलेंस नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं कर पाता, तो इसलिए हम बोलते हैं कि Cu2+ जो है वो रिड्यूस होना इजीली चाहता है। ठीक है, बहुत हाई एनर्जी लगती है क्योंकि Cu2+ तक जाने में, राइट? ये हमने बातें करी थी, ये चीज आप एक बार समझ लीजिएगा। जब ये वाली बात हमारी हो गई तो बेटा इसके बाद में हमने डिस्कस कर लिए हैं, हमने अपना चैप्टर एंड कहां पे किया था, हमने हमारा सेशन एंड कहां पे किया था? तो बेटा हमने हमारा सेशन एंड किया था ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस की बात करते हुए, राइट? हमने हमारा सेशन एंड किया था ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस की बात करते हुए। हमने बोला था कि आपके पास में ऑक्साइड्स बनते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के। कैसे बनते हैं? कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, मेटल के ऑक्साइड बनाता है, और यहाँ हाई टेम्परेचर पे बनते हैं। और इसके अलावा आपको ऑक्सो एनायंस भी डिस्कस करने होते हैं, ये भी हमने बात करी थी। तो बेटा जी उसी टॉपिक से हम लोग चर्चा शुरू करेंगे अपनी। तो आज हम बात करेंगे पहले ऑक्साइड्स की। ऑल्दो हम ऑक्साइड्स पे ऑलरेडी एक बार डिस्कशन कर चुके हैं, जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी थी ना, और हमने कहा था हैलाइड्स बनते हैं और ऑक्साइड्स बनते हैं। तो फ्लोरीन की जब केस डिस्कस कर रहे थे तब ऑक्साइड्स की बात करी थी हमने। ऑक्साइड्स डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इन्हीं को हम ऑक्सो एनायंस भी बोलते हैं, अगर सिर्फ उनके एनायन कंसिडर करें तो। क्या क्या पढ़ने हैं हमें? दो पढ़ने हैं बेटा। एक हमें बात करनी है K2Cr2O7 की, जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, और एक हमें बात करनी है KMNO4 की, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, राइट? ठीक है साहब, अगर ये बात हो गई हमारे पास K2Cr2O7 और KMNO4 की, तो बेटा हम इनके बारे में क्या बातचीत करेंगे? जब ये डिस्कस हो जाएंगे आपके, तो बेटा डी ब्लॉक आपका हो जाएगा ओवर। क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक ओवर। देन हम बातचीत शुरू करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। देन हम बात शुरू करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें दो चीजें पढ़नी है। एक हमारे होते हैं लेंथेनॉइड्स, और एक हमारे क्या होते हैं? एक्टिनॉइड्स। एक हमारे होते हैं लेंथेनॉइड्स और एक हमारे होते हैं एक्टिनॉइड्स। क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो बेटा आज का ये है हमारा पूरा प्लान जो हमें डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर, जितना भी टाइम लगे हमें। क्लियर है? तो आज जाएंगे नहीं जब तक ये खत्म होगा नहीं। आसान से आसान सी चीजें हैं, सुनते जाना है। मैं हमेशा ही कहता हूं डी ब्लॉक के हर लेक्चर में, सुनते जाओ, समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, राइट? ठीक है साहब, ऑक्साइड से बातचीत हम शुरू करते हैं। बेटा अगर हम ऑक्साइड से बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो बेटा जी देखिए ध्यान से, आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? पहले तो वो सोचो। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। अगर मैं आपसे यहां पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की +2। बेटा अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो आपको अगर ऑक्साइड्स चेक करने हैं तो बेटा जी ऑक्सीजन पे भी क्या होता है? -2 चार्ज। तो आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उस पे +2 चार्ज है, और जो ऑक्साइड है उस पे -2 चार्ज है। हम क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस कर देंगे। अगर हम क्रिस क्रॉस कर देंगे तो आपका जनरल ऑक्साइड किस तरीके का बनेगा? MO। जनरल ऑक्साइड किस तरीके का बनेगा? MO। और ये होते हैं बेटा मोस्टली आयनिक फॉर्म में, ये होते हैं मोस्टली आयनिक फॉर्म में। पर हाँ, सारे एलिमेंट्स MO फॉर्म नहीं बना पाते, और इसका रीजन आप समझ गए होंगे। एक्सेप्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे आता है, स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम की तो +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो स्कैंडियम तो ऐसा बनाता है, स्कैंडियम क्या बनाता है? Sc2O3। बाकी MO टाइप के बना सकते हैं। और ऑक्साइड्स के बारे में क्या बात करें? बेटा हर ग्रुप का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, हर ग्रुप की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके ऑक्साइड से दिख जाती है जनरली। हर ग्रुप की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके ऑक्साइड्स एग्जिबिट जनरली कर देते हैं। हमने बातें करी हुई थी, जैसे अगर आपने स्कैंडियम वाले ग्रुप की बात करी तो ND1 मतलब मैक्सिमम स्टेट क्या थी? +3, तो उसने अपना ऑक्साइड बना दिया था Sc2O3।
टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी आपकी +4, तो उसने बना दिया टाइटेनियम डाइऑक्साइड। आपने अगर बात करी वैनेडियम की, क्या थी +5, तो उसने बना दिया V2O5। आपने बात करी किसकी, क्रोमियम की, क्रोमियम में क्या थी +6, तो उसने बना दिया CrO3। आपने बात करी थी मैंगनीज की, क्या था +7, तो बेटा उसने बना दिया था Mn2O7। तो हर ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली उसके ऑक्साइड्स बना लेते हैं। अगर आप इसके बाद बात करोगे किसकी, आयरन की, तो बेटा आयरन बनाता है Fe2O3, उसकी मैक्सिमम स्टेट है +6, Fe2O3 बनाता है बेटा। बट आयरन तक ही ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्राइऑक्साइड बनता है, इसके आगे इस तरीके का नहीं बन पाता। ठीक है, ओके। Fe तक ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का ये XO3 टाइप का ट्राइऑक्साइड टाइप का कंपाउंड बनता है, आगे नहीं देखते आप। ठीक है साहब, अच्छा। और इनके बारे में क्या बातें करें बेटा, और इनके बारे में ये बातें कर लेते हैं जो हमें डिस्कस करनी ही होती है। तो इधर ले आते हैं, थोड़ा सा हमारे पास जगह है बहुत सारी। तो बेटा इधर हम लाके ये बात करें कि आपको पता है ना, एज पर फजान्स रूल, अब फजान्स रूल तो आपको पी ब्लॉक के टाइम ही बता दिया था, तो यहां बताने की जरूरत नहीं लग रही मुझे। फिर भी अगर आपको लगता है तो थोड़ा बहुत फजान रूल हमने पी ब्लॉक में डिस्कस किया है। काम का पॉइंट हमें फजान रूल में क्या बात करनी है, हम फजान रूल में ये बोलते हैं कि मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन more will be the covalent character. More the positive charge, more will be the covalent character. बेटा अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इससे आपको क्या बात समझ में आती है, इससे आपको यह समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सेंट्रल एटम पे या मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। और बेटा जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा आपका आयनिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा आपका आयनिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बिकॉज आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है आयनिक सीसी और आईसी क्या है, तो हम यहां लिख देते हैं कि सीसी का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर और आईसी का मतलब है बेटा आयनिक कैरेक्टर। ठीक है साहब, सीसी का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर, आईसी का मतलब है आयनिक कैरेक्टर। ऑल राइट, ये बात भी हो गई हमारे पास में। जैसे ही बेटा हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात हो गई, तो मुझे ये बताओ तुम कि तुम आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बता सकते हो ना। अगर मैंने तुम्हें 4 कंपाउंड दे दिए तो तुम्हें करना ही क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर दे देना है। अंडरस्टूड है। अगर ये वाला काम हमें समझ में आता है तो हम आगे बात करते हैं ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस में। अगर मैं ऑक्साइड्स और ऑक्सो आयंस में बात करता हूं तो बेटा अगला पॉइंट जो मुझे चेक करना होता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट्स। अगला पॉइंट मुझे क्या देखना होता है, मेल्टिंग पॉइंट। बेटा मुझे एक बात बताओ सोचो, जिस चीज का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिस चीज का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मैं मानूं उसमें आयनिक नेचर ज्यादा होगा, जिसमें आयनिक नेचर ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लैटिस कैसा बना होगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा है तो लैटिस बना होगा स्ट्रॉन्ग। अगर लैटिस बना है स्ट्रॉन्ग तो क्या उसको मेल्ट करना आसान होगा कि मुश्किल, बेटा मुश्किल, क्योंकि आपको हीट क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उस केस में, ज्यादा। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं ये बोलूं जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। पर बेटा आयनिक कैरेक्टर तो ऑक्सीडेशन स्टेट की कैसे डिपेंडेंसी है, इनवर्सली। और हम अपने हाथ से पहली बार में क्या पता कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात करते हो तो आप बोलोगे कि भाई जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है ये तो प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, आयनिक कैरेक्टर के। तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम के। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम के। ठीक है साहब, अच्छा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात आपको समझ में आई तो बेटा जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा क्या, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन दैट V2O5
and CrO3 have low melting points. This is the reason that V2O5 and CrO3 have low melting points. कैसे बेटा, यहाँ वैनेडियम पे +5 स्टेट है ना, +5 मतलब मैक्सिमम स्टेट है, जितनी ज्यादा स्टेट ऑक्सीडेशन की होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। क्रोमियम में +6 स्टेट है यहाँ पे बेटा, +6 स्टेट है मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। सही है, मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया, आयनिक कैरेक्टर समझ में आ गया। जब ये दो बातें समझ में आई हैं तो बेटा अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना होता है वो होता है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ पे आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंट हमें बड़े बचपन से पता है, सर ऐसा आपको ही लगता है, तो बेटा बचपन से नहीं पता तो अब समझ ले, अब कौन सा 55 का हो गया तू। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है ऑक्साइड्स का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो नेचर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के, राइट। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल है, या फिर आप यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो आप बोलते ही हो, पर इन जनरल यहां हम क्या बात कर सकते हैं, हम यहां पे ज्यादा प्रिसाइसली ये बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल एटम। गलत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं है, पर अभी हमारा डिस्कशन जो है वो बेटर किस पे सूट कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे, क्योंकि हम हर जगह किससे कंपेयर कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पे कंपेयर कर रहे हैं, राइट। ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो बेटा दिस इज द रीजन कि Mn2O7 CrO3 आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ये बात तो हम पी ब्लॉक से भी करके आए थे ब्रो। कैसे की थी हमने बात, हमने बात करी थी यार कि SO3 आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में N2O5 मोस्ट एसिडिक होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो बेटा वही वाली बात है कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम पे ज्यादा होगी उसकी ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। तो Mn का हाईएस्ट ऑक्साइड है Mn2O7, क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्साइड है CrO3। तो यानी कि ये दोनों के दोनों क्योंकि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेके बैठे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। इनका एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग, Mn2O7 का भी और CrO3 का भी। कारण बेटा मैंगनीज मैक्सिमम +7 शो कर सकता है। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s2, अब तक तो याद हो गया होगा। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 7। तो बेटा Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, 7, और यहाँ पे क्या है, +6। +7 और +6 इन दोनों की रिस्पेक्टिव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं तो इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। बेटा मुझे एक बात बताओ, यदि ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं तो एसिडिक ऑक्साइड की खास बात क्या होती है, एसिडिक ऑक्साइड की खास बात ये होती है कि वो पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड्स देते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्ट करके बेस देते हैं। तो बेटा अगर आप यहाँ पे बात करो ना, तो Mn2O7 क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है तो ये पानी के साथ में HMnO4 देता है, एसिड, और CrO3 जो है वो पानी के साथ में देता है H2CrO4 और H2Cr2O7, ये देते हैं हमें एसिड्स। तो बेटा अगर आप मैंगनीज की बात कर रहे हो तो मैंगनीज जो था उसका ये था हाईएस्ट ऑक्साइड, इसने पानी के साथ में रिएक्ट करके मुझे क्या दिया, एसिड। ठीक उसी प्रकार क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्साइड था ये, इसने पानी के साथ में रिएक्ट करके भी मुझे क्या दिया, एसिड। इसने दिया क्रोमेट और इसने दिया डाइक्रोमेट का भी, दोनों तरीके के आयंस मौजूद हैं। अब आपको लगा कि ये तो सब जगह होना चाहिए, तो अगर आपने वैनेडियम की बात करी तो बेटा वैनेडियम में आपने हाईएस्ट ऑक्साइड कौन सा लिया, V2O5, क्योंकि वैनेडियम की मैक्सिमम स्टेट 5 होती है, +5। तो V2O5 जब आपने लिया तो आपको लगा ये भी पानी के साथ में क्या देगा, एसिड देगा, बट बेटा ये तो क्या होता है, एम्फोटेरिक। ये कैसा निकला, एम्फोटेरिक। ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है, बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है साहब, तो V2O5 है एम्फोटेरिक। अगर आप वेनेडियम के ऑक्साइड्स की बात चली और अगर आप बात करो तो बेटा देखो वेनेडियम के ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, V2O3, V2O4, V2O5, ये होते हैं। क्योंकि वेनेडियम की जो जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें उसका ऑक्साइड बन सकता है, +3 +4 +5। कैसे है ये भाई, वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, क्या होता है 3d3 4s2, तो मैक्सिमम 5 निकल सकते हैं, मिनिमम 2 निकल सकते हैं, कर दो सेट।
है ना। अगर हमने इसको सेट करने की कोशिश कर दी है, ठीक है, तो V2O3, V2O4, V2O5 अगर हमने बनाया है, तो बेटा हम बोलते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, बढ़ती है। परंतु यहां आपको समझना होगा ये क्या है, लीस्ट बेसिक या लेस बेसिक, ये कंपैरेटिवली क्या है, मोर बेसिक। और आपको लग रहा है कि V2O5 कैसा होगा, एसिडिक, तो बेटा V2O5 कैसा है, एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है, एसिडिक नहीं बनाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ऐसी एक और क्रोमियम के ऑक्साइड्स की बात करते हैं, तो बेटा क्रोमियम का एक ऑक्साइड है CrO, एक ऑक्साइड है Cr2O3 और एक ऑक्साइड होता है CrO3। तो बेटा जो CrO है ये होता है बेसिक, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है, तो ये है ऑब्वियसली एसिडिक, अभी डिस्कस भी किया है। और बेटा ये वाला जो है ये है बेसिक, नहीं बेसिक नहीं, एम्फोटेरिक, बेसिक तो वो है CrO है, दिस वन इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक की खास बात क्या होती है भाई, एम्फोटेरिक की खास बात होती है कि एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकता है ना, ये पानी में एसिड और बेस दोनों तरीके के सॉल्ट्स देता है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्साइड्स। बाकी ऑक्साइड्स के बारे में बात आपने पहले भी करी है, हमने अब भी कर ली। ऑक्साइड्स के बारे में जानकारी अपने को पता होनी चाहिए, इतनी जानकारी सफिशिएंट है, राइट। हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या होता है ये देख लो पहले एक बार। हमने जो बात करी थी कि वैनेडियम में क्या चेंज आता है, V2O3 लेस बेसिक, V2O4 आपका बेसिक होता है और V2O5 आपका एम्फोटेरिक होता है। ये पानी में कैसे डिसॉल्व होता है, V2O4 वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। CrO आपका बेसिक होता है, Cr2O3 आपका कैसा होता है, एम्फोटेरिक, और CrO3 जो है वो आपका कैसा हो जाता है, एसिडिक। तो जो बात अभी मैंने आपको बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है बस, राइट। ठीक है साहब, जब ये बात समझ में आती है तो हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं ऑक्सो एनायंस का डिस्कशन। ध्यान से देखिएगा, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं ऑक्सो एनायंस का डिस्कशन। ध्यान से सुनना, पहले मैं एक तरीका बताता हूं कि हम पढ़ेंगे कैसे पूरा टॉपिक, फिर इसको पढ़ेंगे ना तो एक सीक्वेंस रहेगा तुम्हारे दिमाग में, मजा आएगा पढ़ने में कि अच्छा ये हो गया, अब ये बात करनी है, अब ये बात करनी है और अब ये बात करनी है। और आई वांट आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज भी ऐसे ही करो, दिमाग में स्ट्रक्चर भी ऐसे ही करो, ऐसे नहीं रैंडम पन्ने खोले जा रहे हैं और टेक्स्ट पढ़े जा रहे हैं। एक तरीका होना चाहिए चीज को पढ़ने का, जब वो जल्दी समझ में आती है। तो बेटा हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था हमें दो तरीके के ऑक्सो एनायन डिस्कस करने हैं। एक है Cr2O7 2- जिसे डाइक्रोमेट आयन कहते हैं, एक है MnO4- जिसे परमैंगनेट आयन कहते हैं। हम इसे एनायनिक फॉर्म में ना होके हम इसे कंपाउंड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जो पहला कंपाउंड हमें डिस्कस करना है वो है आपका K2Cr2O7, जिसे आप बोलते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसे बेटा आप बोलते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जो दूसरा कंपाउंड मैं पढ़ने वाला हूं दैट इज योर KMnO4, जिसे आप बोलते हो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे आप क्या बोलते हो, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है साहब। अच्छा पढ़ना कैसे है इनको, तो देखो हमें हर किसी में क्या क्या पढ़ना है वो बात समझ लेते हैं। बेटा हम ना एक सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं, हम हर दोनों कंपाउंड जो हमें डिस्कस करने हैं, सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा इनका प्रेपरेशन। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इनका प्रेपरेशन कि ये बनते कैसे हैं, किस रिएक्शन से बनते हैं, इंपॉर्टेंट होता है जो कि, ठीक है। जैसे ही आपको प्रेपरेशन समझ में आएगी फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब कि भाई क्या बॉन्ड एंगल है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कैसे रिएक्ट करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है साहब। जब प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएगी तो बेटा हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे कि एक तो ये जो मेन दोनों कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं इनके स्ट्रक्चर्स, प्लस इस बीच अगर हमें कोई रास्ते में कोई प्रिपरेशन के दौरान या प्रॉपर्टी के दौरान कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल गया तो वो, ठीक है। जब स्ट्रक्चर्स डिस्कस हो जाएंगे तो बेटा हम पढ़ेंगे इसके यूजेस। यूजेस कुछ खास नहीं होते, बेसिक बेसिक से हमें ना दोनों कंपाउंड इन 4 स्टेप्स में पढ़ने हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, यूजेस, ठीक है। चलो दोनों में यही फॉलो होगा। तो पहले हम शुरू करते हैं K2Cr2O7 के बारे में बातचीत करना, और हमें क्या डिस्कस करनी है, सबसे पहले K2Cr2O7 की प्रेपरेशन। क्या शुरू करनी है, प्रेपरेशन। बेटा ध्यान से देखना, ये जो डी ब्लॉक के तुम्हारे कंपाउंड्स हैं इनको बनाने के लिए एक फिक्स तरीका है, तुम्हें सबसे पहले किसी और की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, सबसे पहले किसी और सैंपल की। क्या होता है और सैंपल, बताओ।
याद आ रहा है क्या ओर सैंपल क्या होता है? मेटलर्जी में पढ़ा है आप लोगों ने। ओर सैंपल क्या होता है बेटा? वो वाले मिनरल की फॉर्म जिसको एक्सट्रैक्ट हम इकोनॉमिकली कर सकते हैं, जो हमारे लिए आगे जाके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस का हो सकता है, हमें प्रॉफिट भी मिल सकता है, वो ओर सैंपल होते हैं। आपने बहुत सारे ओर्स की लिस्ट याद करी होगी, है ना? ठीक है जी, जब आपने पढ़ी होगी ये, तो हम उसी में से एक और उठा के पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, वहीं से एक और उठा के पोटेशियम परमैंगनेट बनाएंगे। ठीक है साहब, चलो अगर ऐसा है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी पोटेशियम डाइक्रोमेट की K2Cr2O7 बनाने की। बेटा देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप एक ओर लेते हो। कौन सा ओर लेते हो बेटा? क्रोमाइट ओर लेते हो। देखिए ध्यान से, आप कौन से ओर से शुरू करते हो? क्रोमाइट ओर। क्या होता है क्रोमाइट ओर? बेटा क्रोमाइट ओर होता है ये FeCr2O4। बेसिकली Cr2O4 2- जो है वो आपका क्या होता है? क्रोमाइट आयन होता है। तो आप क्रोमाइट ओर से बातचीत शुरू करोगे, क्रोमाइट ओर से बातचीत शुरू करोगे। क्रोमाइट ओर को आप क्या करते हो? आप Na2CO3 में डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्रोमाइट ओर को आप रिएक्ट करवाते हो सोडियम कार्बोनेट से इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब इन प्रेजेंस ऑफ एयर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं ना, तो बेटा क्या होता है? सोडियम का तो क्रोमेट बन जाता है और फेरस का कार्बोनेट, और क्योंकि वो उतना ज्यादा थर्मली स्टेबल नहीं है तो वो टूट जाता है ऑक्साइड में और CO2 में। तो बेसिकली आपके पास बना क्या? जब आपने क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर रिएक्ट करवाया, तो आपका सोडियम का क्रोमेट बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, मतलब फेरिक ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, और क्रोमाइट ओर से आपका क्या बन गया? क्रोमेट बन गया। क्या बन गया? क्रोमेट बन गया। तो मेरा पहला स्टेप, अगर आपको याद करने की ट्रिक सीखनी है, तो पहला स्टेप आपने क्या किया है? आपने क्रोमाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया है? क्रोमेट में। आपने क्रोमाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया है? क्रोमेट में। बोलो समझ में आई बात? मैंने क्या करा? फेरस का जो क्रोमाइट ओर है उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ एयर की प्रेजेंस में हीट करवाया, तो सोडियम का तो क्रोमेट बन गया और आयरन का फेरिक ऑक्साइड और CO2 निकल गया। ठीक है साहब, चलो जैसे ही क्रोमेट बना तुम्हारा, अब तुमने क्या किया? ये जो क्रोमेट था इसको तुमने एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। ठीक है, इसको क्या किया आपने? एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। कौन से एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। कौन से एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया? सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका जो क्रोमेट बना था उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा ध्यान से समझें, आपको कलर्स पता होने चाहिए। ये जो आपका FeCr2O4 होता है ना, ये बेटा ब्लैक कलर का ओर है, ब्लैक कलर का पाउडर है। ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? येलो कलर में। क्रोमेट का कलर कैसा होता है? येलो। अब जो क्रोमेट है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड की प्रेजेंस में, डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट का कलर कैसा है? ऑरेंज। डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। तो बेटा जी आपका जो क्रोमेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम डाइक्रोमेट में। आपका काम यहीं पे ही नहीं हुआ है, आपका काम अभी बचा है, क्योंकि आपको तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना था, आपका बना क्या? सोडियम डाइक्रोमेट। पर आपको इतनी बात समझ में आई क्या कि पहले स्टेप में क्रोमाइड से क्रोमेट की तरफ गए थे, सेकेंड स्टेप में क्रोमेट से डाइक्रोमेट की तरफ चले गए। किधर चले गए? डाइक्रोमेट की तरफ चले गए। पर यहां पे कहानी रुकेगी नहीं, क्योंकि ये डाइक्रोमेट जो बना है वो हमारा रिक्वायर्ड वाला नहीं बना। तो अब आपको एक स्टेप और करवाना पड़ेगा Na2Cr2O7 से K2Cr2O7 तक जाने में। तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि होता क्या है ना, ये जो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसलिए वो बन जाता है पहले। अब बनाते वही हो क्योंकि वो ज्यादा सॉल्युबल है। जब वो ज्यादा सॉल्युबल है, वो बन गया, तो अब आप उसे किससे रिएक्ट करवा दोगे? KCl से। किससे रिएक्ट करवा दोगे? KCl से। दिस स्टेप वाज प्रीटी मच प्रेडिक्टेबल। क्या करना है? NaCl बन जाएगा और K2Cr2O7 बन जाएगा। आयनिक रिएक्शन है। ठीक है, तो Na प्लस Cl- के साथ रिएक्ट कर जाएगा, K प्लस Cr2O7 2- के साथ रिएक्ट कर जाएगा, K2Cr2O7 और 2NaCl बन जाएगा। हो गया हमारा काम, राइट? तो अब हमने क्या किया? हमारा तीसरा स्टेप क्या हुआ? जो डाइक्रोमेट था उसको मैंने किससे रिएक्ट करवाया है? KCl से। तब जाके आपको क्या मिला है? आपका रिक्वायर्ड आंसर, जो कि क्या था? पोटेशियम डाइक्रोमेट।
तो बेटा जल्दी से, अगर टिप्स पे याद रखना है फटाफट, सबसे पहले क्रोमाइटोर लिया, क्रोमाइटोर को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया एयर की प्रेजेंस में और सोडियम क्रोमेट बना दिया। ठीक है, सोडियम क्रोमेट को एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया, सोडियम का डाइक्रोमेट बना दिया। अब जो सोडियम का डाइक्रोमेट है वो ज्यादा सॉल्युबल है, तो उसमें KCl का रिएक्शन करवाया और पोटेशियम डाइक्रोमेट बना दिया। पोटेशियम डाइक्रोमेट ही चाहिए था, मेरा आंसर तो आ गया। अब बेटा जो आपके दो डाइक्रोमेट्स बने, दोनों ही बिल्कुल बढ़िया बने, ये भी ऑरेंज कलर का होता है। जो आपके दो डाइक्रोमेट्स बने हैं ना, दोनों ही बिल्कुल फर्स्ट क्लास बने हैं, दोनों ही बिल्कुल क्या बने हैं, बढ़िया बने हैं। ऑरेंज कलर्स आपके आ गए। क्यों बेटा? देखो, जो आपका क्रोमेट है और जो मतलब जो आपका Na2Cr2O7 है और जो आपका K2Cr2O7 है, ये दोनों के दोनों ही बड़े बढ़िया तरीके से यूज होते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है पोलर सॉल्वेंट्स में या जहां भी। और ये जो है ये आपका टाइट्रेशंस में बहुत यूज होता है। अगर आप लैब की लैंग्वेज में बोलो तो हम बोलते हैं K2Cr2O7 को हम वाइडली यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। कहां यूज करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो इन दोनों की बड़ी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो दोनों ही, ऐसा नहीं कि Na2Cr2O7 बेकार था, दोनों की एप्लीकेशन है। आपकी मर्जी है, आपको सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है तो उसी स्टेप पे रुक जाओ, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो एक स्टेप और करना पड़ेगा। ठीक है साहब, चलो जब ये सारी बातें आपकी हो गई हैं तो बेटा अब एक बढ़िया बात सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात सुनना। जो आपका क्रोमेट आयन होता है, जो आपका क्रोमेट आयन होता है और जो आपका डाइक्रोमेट आयन होता है, जो आपका क्रोमेट आयन होता है और जो आपका डाइक्रोमेट आयन होता है, बेटा ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। जो क्रोमेट आयन और जो डाइक्रोमेट आयन है ना, ये कैसे होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कैसे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं? देखो ध्यान से, यहां क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, कैसे मीडियम में कन्वर्ट हुआ? एसिडिक मीडियम में। अगर मैं इस पे बेसिक मीडियम ला दूं ना तो ये वापस किस में चला जाएगा? क्रोमेट में। तो हम बोलते हैं कि जो आपके क्रोमेट और डाइक्रोमेट हैं ये इंटर कन्वर्टेबल हैं, मीडियम पे डिपेंडेंट होते हैं। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आपका डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट आपका किस में वापस चला जाएगा? क्रोमेट में चला जाएगा। राइट? ठीक है साहब, अगर ये वाली बात हो गई तो देखो, द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ओके भाई, ये वाली बात समझ में, ये ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी सवाल ना में पता भी नहीं चलता इससे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है। अगर आपको CrO4 2- के साथ में H+ दिख रहा है तो अंडरस्टूड है, प्रोडक्ट क्या होगा? डाइक्रोमेट। खास बात यह है कि इन दोनों में ही क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, दोनों में ही +6 है। राइट? ठीक है भाई। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है क्रोमियम की, क्रोमेट डाइक्रोमेट दोनों में क्या रहती है? सेम रहती है। तो बेसिकली आपके ये प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आपने इसको एसिडिक मीडियम में दिया तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में दिया तो क्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं आपको कितना ध्यान रहेगा। अच्छा भाई, अगर ये वाली बात आपको समझ में आती है तो हम चलते हैं इसके आगे बात करने। तो बेटा अब आगे हमने इसकी प्रेपरेशन पढ़ ली क्या? हमारा पहला स्टेप क्या था? प्रेपरेशन पढ़ना। राइट? पक्की बात? ठीक है, अगर प्रेपरेशन पढ़ ली है तो हम बात करते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज की। हम क्या बात करते हैं? इसकी प्रॉपर्टीज की। क्या प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है? बेटा K2Cr2O7 जो है, अगर आपको 11th का रिडॉक्स रिएक्शन में याद दिलाऊं तो बेटा वहां बात करते थे K2Cr2O7 जो है इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इसको क्या बोलते हैं? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? स्ट्रॉन्ग। और कौन से मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में होता है। किस तरीके से होता है? आप बोलते हो एसिडिक मीडियम के अंदर जो डाइक्रोमेट आयन है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका कन्वर्ट हो जाता है Cr3+ में। तो बेटा यहां क्रोमियम पे +6 स्टेट है, यहां +3 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, पर एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। डाइक्रोमेट में टोटल कितने क्रोमियम है? 2। तो अगर आपसे कोई n फैक्टर पूछे डाइक्रोमेट आयन का तो आप कितना बताओगे? 6। एक बात बताना लगे हाथ, जब डिस्कशन हो ही रहा है, ये रिएक्शन अगर मैं वापस लिखूं, यहां ऐसे लिखी मैंने, Cr2O7 2- ये कन्वर्ट हो गया आपका Cr3+ में। ठीक है जी, ये आपका क्या है? +6 है ना? यहाँ पे आपने कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दिए, लेट्स से आपका 2 था। चलो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं कर रहे, हम बैलेंस नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लिख रहे हैं, हाफ रिएक्शन। ठीक, अब आप मुझे ये बता दो यहाँ पे इसका n फैक्टर क्या होगा और इसका n फैक्टर क्या होगा? मुझे इसका n फैक्टर भी चाहिए और मुझे इसका n फैक्टर भी चाहिए। बता सकते हैं क्या?
बेटा क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। जिन बच्चों को आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता वो सुने ध्यान से। आपको जो एलिमेंट कॉमन है उस पर दोनों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस निकाल लो। अब जितना डिफरेंस आ रहा है उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, जितने जितने हैं दोनों साइड। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर क्रोमियम की बात करें तो यहां क्रोमियम किस स्टेट के अंदर है, तो देखना जरा। क्रोमियम पे अगर मैं x मानता हूं तो 2x प्लस ऑक्सीजन पे 7 टाइम्स -2 और नेट चार्ज कितना है -2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +6। तो बेटा यहाँ क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, हाँ या ना। क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। बेटा 6 से 3 कितने का चेंज आ रहा है, 3 का। 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, बात सही है, पर एन फैक्टर यहां 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहां कितने क्रोमियम है, 2। तो मैंने कहा डिफरेंस निकालो और नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा यहां अगर 2 है तो आपके पास नेट चेंज कितने का आएगा, 3 × 2। तो यहां एन फैक्टर कितना होगा, 6। तो अगर कोई आपसे डाइक्रोमेट आयन का एन फैक्टर पूछेगा तो आप बता दोगे 6। पर अगर किसी ने आपसे क्रोमियम 3+ का पूछा तो आप क्या बोलोगे, तो बेटा देखो +3 से +6 कितने का चेंज आया, 3। हमें मैग्नीट्यूड ही लेना होता है, पर यहां कितने एटम है, 1। तो आपका नेट एन फैक्टर कितना हो जाएगा, नेट एन फैक्टर हो जाएगा 3 × 1 यानी कि 3। तो ऐसा नहीं होता कि जो एन फैक्टर रिएक्टेंट का हो वही प्रोडक्ट का हो। ये बात बताने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है। बच्चों को ये लगता है डाइक्रोमेट का एन फैक्टर 6 है तो इसका भी एन फैक्टर 6 है। ना 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 ना, डाइक्रोमेट का 6 जरूर है बट यहां पे एन फैक्टर 3 है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं एन फैक्टर, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम इनटू नंबर ऑफ एटम, जिस भी साइड निकालना है। ठीक है ना। अच्छा बेटा क्योंकि ये वाली रिएक्शन होती है तो क्रोमियम खुद तो रिड्यूस होता है +6 से +3 में, पर सामने वाले को क्या करने की कोशिश करता है हमेशा, ऑक्सीडाइज। तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आता है। इसी वजह से इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं टाइट्रेशंस में। सही है, अगर टाइट्रेशन में यूज करते हैं तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आप कैसे समझते हो, तो देखो इसने पूरी बैलेंस करके बकायदा आपको रिएक्शन दे दी है। बैलेंस करके आपको इसकी रिएक्शन दे दी है कि +6 से कैसे +3 में जा रहा है। अब इसका E0 देखो, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड और टू ऑक्सीडाइज समवन एल्स। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू अगर आ गया है तो मतलब ये खुद तो भाग भाग के रिड्यूस होना चाहेगा और सामने वाले को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा अगर ये बात हो गई हमारे पास में, तो कैसे ऑक्सीडाइज करता है, बेटा एसिडिक मीडियम में करता है ना, तो ये I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा टिन को +2 से +4 में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा आयरन को Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। और आपने ये सारी रिएक्शन पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है पहले पढ़ी नहीं है, आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिडॉक्स में। जब आप इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए टाइट्रेशन की रिएक्शन लिखते थे ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, Cr2O7 2- I- के साथ रिएक्ट करके खुद तो +3 में चला जाएगा और I- को I2 में ले जाएगा। डेटा आपको इक्विवेलेंट्स का दे देगा और इक्विवेलेंट्स पूछ लेगा। किसी एक का डेटा दे दिया, किसी एक के बारे में पूछ लिया, आपको करना ही क्या, इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने हैं। अब लोग समझ नहीं पाते वो सवाल D&F ब्लॉक का है कि रिडॉक्स का है दोनों में से किसी का भी, राइट। ऑक्सीडाइजिंग नेचर समझ में आया क्या इसका, ठीक है भाई। अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की आपको बात समझ में आती है तो बेटा ये देखो हमारे पास कुछ रिएक्शन है। ये क्या करता है, I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है, SN2+ को SN4+ में कन्वर्ट कर देता है, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। ये हाफ रिएक्शन है सिर्फ जो रिक्वायर्ड है। दूसरी वाली Cr2O7 2- वाली है, जोड़ दोगे तो नेट रिएक्शन बन जाएगी, राइट। जोड़ के दिखाऊं क्या, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास एक रिएक्शन तो ये है Cr2O7 2-। अगर हम एक हाफ रिएक्शन अपने हिसाब से लिखें बिना बैलेंस करें तो हम ये बोलेंगे कि डाइक्रोमेट आयन के साथ अगर आपने आयोडाइड आयन की रिएक्शन करवाई एसिडिक मीडियम में, तो आप क्या बोलोगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद तो Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2। अब इसको बैलेंस कैसे करना है एसिडिक मीडियम में, बेटा वो आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग सीखी है दो मेथड से। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीखा था और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखा था। आप बैलेंस कर सकते हो। यहां आप देखो क्रोमियम खुद +6 से +3 में जा रहा है, जबकि आयोडीन को -1 से 0 में भेज रहा है। तो आयोडीन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, हेंस अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ऐसे ये बची हुई कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो।
अगर बेटा ये वाली बात आपको समझ में आई, इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को अगर आप समझ पा रहे हैं, तो बेटा हमें बात करनी होती है इसके एक बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट ये देता है। कैसा टेस्ट देता है? ये क्या होता है कि जो डाइक्रोमेट आयन है, ये आपके पास में एसिड और क्लोराइड के सॉल्ट्स की प्रेजेंस में, मेरी बात सुनना है, HCl नहीं है, क्योंकि आप देखो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला, जब डाइक्रोमेट आयन एसिड की प्रेजेंस में किसी क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, तो बेटा एक कंपाउंड बनाता है CrO2Cl2, और इस कंपाउंड को आप क्या कहते हो? क्रोमिल क्लोराइड। इस कंपाउंड को आप क्या कहते हो? क्लोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, डीप रेड कलर होता है ये, ठीक है। अब ये क्रोमिल क्लोराइड की खास बात क्या है? इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो एक क्रोमेट आयन दे देगा। बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्रोमेट आयन दे देगा। ऐसे अगर लेड Pb2+ के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर लेड क्रोमेट बन जाएगा। तो एक टेस्ट होता है क्रोमिल क्लोराइड K2Cr2O7 के लिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए हमें। करना क्या होता है? कुछ नहीं होता इस टेस्ट में। जब डाइक्रोमेट आयन को एसिड की प्रेजेंस में किसी सॉल्युबल क्लोराइड में जब डिसॉल्व किया जाता है, जब रिएक्ट करवाया जाता है, तो एक कंपाउंड बनता है क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड बीच में जब बनता है, उसको किसी बेस से अगर रिएक्ट करवाओगे फर्दर, तो आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर क्रोमिल क्लोराइड समझ आया तो एक रिएक्शन और देख लो। जब ये बात हो गई तो बेटा K2Cr2O7 को जब आप H2O2 के साथ रिएक्ट करवाते हो, बेटा ये क्या बनाता है? ये मेजरली बनाता है CrO5, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। और बेटा ये क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड जो है, ये मैंने जब P ब्लॉक में तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाई थी, तो मैंने सिखाया था कि परऑक्सी लिंकेज कैसे चेक करते हैं, MOM बॉन्ड कैसे चेक करते हैं, MM बॉन्ड कैसे चेक करते हैं। तब मैंने बताया था इसका जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था बेटा? इसका स्ट्रक्चर हुआ करता था बटरफ्लाई वाला। कैसा स्ट्रक्चर होता था? बटरफ्लाई वाला, याद है क्या? और आगे क्या होता था? ऐसे। इसको मिटा के थोड़ा सही से लिख देते हैं। जब मैंने CrO5 की बात करी थी बेटा उस टाइम, तो मैंने बताया था इस पे एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आती कितनी है? आपको यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो +10 आएगी, पर एक्चुअल कितनी आती है? +6। कैसे पता चलता है? इसके स्ट्रक्चर से। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहां देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। अब कितनी परऑक्सी लिंकेज होगी ये भी मैंने कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है आपको, एक ट्रिक होती है। और बस इसका अरेंजमेंट जो है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसका अरेंजमेंट थोड़ा यूनिक होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये सारी हो गई K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज। K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज मेजरली उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही होता है। बाकी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो गया, एक ये रिएक्शन मैंने आपको बता दी, है ना। अच्छा, अगर ये वाली बात हो ही रही है तो एक रिएक्शन और सुन लो जरा। K2Cr2O7 को अगर तुमने SO2 से रिएक्ट करवाया तो क्या होगा एसिडिक मीडियम में? तो बेटा SO2 क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है, K2Cr2O7 का एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? खुद तो +3 में चला जाएगा, खुद तो +3 में चला जाएगा, SO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? सल्फेट में। तो यहां बन जाएगा K2SO4, एसिडिक मीडियम है तो वाटर, और जो Cr का +3 बनेगा, और जो Cr का +3 बनेगा +6 से, तो वो कैसे बनता है? ऐसे। ध्यान से देखना, Cr +6 से +3 में जाने वाला है, तो +3 में सल्फेट बनाता है, K2SO4 बनता है और H2O बन जाता है। ये जो सल्फेट आपका बन रहा है ये ग्रीन कलर का होता है। इस पे कई बार सवाल पूछा गया है, तो ये आपको पता हो तो बढ़िया रहेगा। ये जेई मेंस में कई बार आया हुआ है, घूम घूम के सवाल, कि K2Cr2O7 और SO2 का कैसा रिएक्शन होता है। आप बोलते हो K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो खुद क्या करेगा? रिड्यूस, और सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो SO2 को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है +4 से +6 में। या आप उल्टा देख लो, SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद क्या होगा? खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज, और सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। तो क्रोमियम को +6 से +3 में ले जाता है। पर हाँ, इंपॉर्टेंट है ये जो मुद्दा, ये जो कंपाउंड बनता है ग्रीन कलर का, इस पे सवाल आ जाता है, पता होना चाहिए अपने को, ठीक है साहब। चलो, अगर ये पता है तो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। अब हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर्स। बेटा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा जी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो समझना ध्यान से। आपको पहले समझना चाहिए क्रोमेट का स्ट्रक्चर। पहले क्या बना था? क्रोमेट।
तो क्रोमेट जो होता है CrO4 2- आयन, बेटा ये होता है आपका कैसा, ये होता है बेटा आपका टेट्राहेड्रल, इस तरीके से। ये होता है टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से। देखो, दो आपके डबल बॉन्डेड Cr हैं और दो आपके O- हैं, ठीक है, दिस इज टेट्राहेड्रल। पर अगर आपसे कोई कहे कि डाइक्रोमेट आयन बताओ, Cr2O7 2- कैसा होता है ये बताओ, तो बेटा जो डाइक्रोमेट आयन है ना, ये दो टेट्राहेड्रा यूनिट्स को ज्वाइन के करके बनता है। कैसे बनता है? दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स को ज्वाइन करके, ऐसा बताया जाता है। पर हमें उतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमें तो तरीका आता है। क्या तरीका आता है? सोचो, मैंने स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना बताया था, तो हम तो क्या करते हैं, हम तो दो काम जानते हैं। हम तो करते हैं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, हम कहते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर फैसला करेंगे। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी क्रोमियम पे +6, और क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? +6। अब हमने डिसाइड किया हुआ था कि यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आती है तो फिर क्या पाया जाता है? परऑक्सी लिंकेज। अगर कम आती है तो क्या पाया जाता है? एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज। पर अगर बराबर आती है, जो कि इस केस में आई है, तो आप वहां पे क्या समझते हो? आप वहां पे समझते हो ऑक्सी बॉन्ड। आप क्या समझते हो? ऑक्सी बॉन्ड, मतलब मेटल ऑक्सीजन मेटल कनेक्टेड होंगे, राइट? अगर ऐसा है तो डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर क्या तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा क्या? अब से तुम खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। बेटा क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। CrO बॉन्ड तो हो गया, अब बचे कितने ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन और बच गए। 6 के 6 ऑक्सीजन कैसे लगाएंगे? इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-। सिमिलरली यहां भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-। ये क्या बन गया? Cr2O7 2-। ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये लगभग 126 डिग्री के आसपास होता है। लगभग कितना होता है? 126 डिग्री के आसपास। हाँ जी साहब, ठीक है क्या? तो ये सब पहले की मेहनत है, अब तो हम बस मजे लूट रहे हैं। ये सब चीजें तो हमें आती है, हम तो बस अब समझ रहे हैं कि उसको अप्लाई कैसे करें। कोई नई बात नहीं बताई मैंने आपको, राइट? ठीक है, डाइक्रोमेट भी समझ में आ गया, क्रोमेट समझ आ गया, डाइक्रोमेट समझ आ गया। एक कंपाउंड और तुम्हें बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने, क्रोमिल क्लोराइड। अगर आप क्रोमिल क्लोराइड की बात करें तो ये जो CrO2Cl2 बनता है, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? बना दो सर, आपकी मर्जी है, जिसका बनाना है उसका बना दो। तो देखो बेटा, क्रोमिल क्लोराइड में कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऐसा। टेट्राहेड्रल ही होता है, दोनों ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड और दोनों क्लोरीन आपके सिंगली बॉन्डेड। ये बन गया क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, CrO2Cl2। डन है? तो क्रोमेट समझ में आया, डाइक्रोमेट समझ में आया, क्रोमिल क्लोराइड समझ में आ गया। क्लियर है ना साहब? आगे बढ़े। और ये बना था CrO5, ये भी समझ आ गया। तो जो जो मेन मेन प्रोडक्ट्स बने, आपको सारी रिएक्शन सारे स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं। अब बात आती है यूज की। तो बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ना, ये लेदर इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। बाकी आप इसके यूजेस एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एजो कंपाउंड्स बनाने में यूज होता है, और भी यूजेस होते हैं, बट ठीक है, दैट आई प्रेफर यू गो विद एनसीईआरटी। इसी बाने एनसीईआरटी पढ़नी तो है ही हमें, उससे गो थ्रू कर लेंगे। तो क्या K2Cr2O7 के लिए हमने चारों पॉइंट्स अपने टिक मार्क कर दिए क्या? हमने प्रेपरेशन पढ़ दी, प्रॉपर्टीज पढ़ दी, स्ट्रक्चर्स पढ़ दिए, यूजेस पढ़ दिए, राइट? अच्छा, अगर ये तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स मेरे हिट हो गए यहाँ पे, तो अब मैं बात करता हूं अगले कंपाउंड की। अगला कंपाउंड जो मुझे डिस्कस करना था गाइस, वो कौन सा था? KMNO4। अगला क्या डिस्कस करना था? KMNO4, है ना? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट। बेटा इसके लिए भी मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? वही स्टेप फॉलो करने हैं, तो एक बार ध्यान से देखें आप। इसके लिए भी मुझे वही स्टेप फॉलो करने हैं। हम क्या करने वाले हैं बेटा? हम KMNO4 की सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं प्रेपरेशन। हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं KMNO4 की प्रेपरेशन। पर बेटा जो प्रेपरेशन है ना, ध्यान से देखना, जो प्रेपरेशन है वो तुम्हें तीन तरीके से पढ़नी है।
जो KMnO4 की प्रेपरेशन है वो तुम्हें 3 तरीके से पढ़नी है। सबसे पहले तरीका हम पढ़ेंगे लैब मेथड या कॉमर्शियल मेथड मान लो। एक हमने बताया इसका लैब मेथड, एक हम पढ़ेंगे बेटा इसका कॉमर्शियल मेथड, और एक और पढ़ेंगे हम इसका कुछ मेथड M3 बोल देते हैं, उसके लिए कुछ नाम नहीं है सच, ठीक है, या फिर आप बोल दो इसको इलेक्ट्रोलिसिस। मैं M3 बोल दोगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, 3 मेथड्स आर देयर व्हिच वी हैव टू डिस्कस। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो आएगा लैब मेथड, वो क्या है? तो बेटा देखो, वहां पे और चाहिए था हमें, वहां कौन सा और यूज हो रहा था? क्रोमाइट और। क्रोमाइट से क्रोमेट बन रहा था, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन रहा था, डाइक्रोमेट पे KCl एक्ट करके पोटेशियम डाइक्रोमेट बना रहा था। यहां क्या होता है? यहां पे बेटा आपका पायरोलुसाइट और यूज होता है। क्या यूज होता है? पायरोलुसाइट। याद है क्या पायरोलुसाइट क्या होता था? पायरोलुसाइट होता था तुम्हारा MnO2। तो आप फ्यूज्ड पायरोलुसाइट लेते हो, फ्यूज्ड, ठीक है, फ्यूज्ड पायरोलुसाइट लेते हो, वहां पे आप क्या कर रहे थे? Na2CO3 से रिएक्शन करा रहे थे। यहां KOH या KNO3 में से किसी से रिएक्शन कराते हैं, पर हाँ कराते किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। हम पायरोलुसाइट ले रहे हैं, KOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या होता है? पायरोलुसाइट आपका कन्वर्ट होता है K2MnO4 में। बेटा ध्यान से देखना, हम KMnO4 की बात करने वाले हैं। यहां अभी KMnO4 नहीं बना है, अभी तो K2MnO4 बना है। ये क्या है? पोटेशियम मैंगनेट। ये क्या है? पोटेशियम मैंगनेट। K2MnO4 का नाम होता है पोटेशियम मैंगनेट। तो आपका पहले क्या हुआ? पायरोलुसाइट था, वो बेस के साथ में एयर की प्रेजेंस में जब उसने रिएक्ट किया तो पोटेशियम मैंगनेट बनाया। अब आप यहां रुकोगे नहीं, अब क्या करोगे? जैसे वहां पे आपका क्या बना था? क्रोमेट, उसको आपने एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया था, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे यहां आप मैंगनेट को एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हो तो बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन करता है। क्या करता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ये कन्वर्ट होता है, एक तो जो आपको रिक्वायर्ड था आपका पर मैंगनेट आयन +7 में ऑक्सीडाइज होके, और एक बनाता है बेटा वापस से पायरोलुसाइट, जिसको आप रिसाइकल करके वापस यूज कर सकते हो, रिसाइकल करके वापस यूज कर सकते हो। तो यहां क्या हुआ? पायरोलुसाइट से पहले मैंगनेट बना, मैंगनेट से एसिड के साथ रिएक्ट करके वापस पर मैंगनेट बन गया, पर साथ साथ वापस पायरोलुसाइट बन गया जो आपका रिसाइकल होके यूज हो सकता है। बेटा जो पायरोलुसाइट होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। एक आपका बन रहा है पोटेशियम मैंगनेट, ये होता है ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन या पर्पलिश ग्रीन होता है। और एक आपका होता है KMnO4, ये होता है बेटा पर्पल कलर का। ये कलर्स ध्यान रखने हैं अपने को। अब देख लो यहां क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट बनता है बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है ये, S ब्लॉक के मेटल्स को एल्कली मेटल कहते हैं, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 आ गया। अच्छा, इससे क्या होता है? डार्क ग्रीन K2MnO4 बनता है जो न्यूट्रल या एसिडिक सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है मैंगनेट पर मैंगनेट देने के लिए, ठीक है। मैंगनेट से क्या बन जाता है आपका? पर मैंगनेट। ये था मेथड नंबर 1, राइट। अच्छा, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है? ध्यान से देखें, मेथड नंबर 2 है इसका कॉमर्शियल प्रिपरेशन। क्या है इसका? कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कैसे करते हो? सबसे पहले बेटा पहला स्टेप तो सेम है, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। पहला स्टेप बिल्कुल सेम है, आप वही बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो। तो MnO2 को वही KOH और एयर या KNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो MnO4 2- बन जाएगा, विच इज योर मैंगनेट आयन। दिस इज सिंपल। फर्स्ट स्टेप इज सेम, पायरोलुसाइड से मैंगनेट आयन तक चले गए हम। सेकेंड स्टेप ध्यान से समझे, वहां पे हम क्या कर रहे थे? एसिड से रिएक्शन करवा रहे थे और डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा था। यहां पे बेटा मैं इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, वो भी एसिडिक सॉल्यूशन में नहीं, एल्कलाइन सॉल्यूशन में। तब जाके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? पर मैंगनेट आयन में। कॉमर्शियली इसको ऐसे बनाया जाता है बहुत हाई अमाउंट में। ध्यान से समझनी है वाली बात आपको। मैंने बोला पायरोलुसाइड जो होता है वो KOH के साथ फ्यूज होकर पहले तो मैंगनेट आयन बना दे रहा है, और जो मैंगनेट आयन है वो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवा के आपका पर मैंगनेट आयन बना रहा है। क्लियर है? ये दो बातें समझ में आई अच्छे से? पक्का? ठीक है,
ये आ गया आपका अगला मेथड। जब ये मेथड क्लियर हो गया तो अब बात करते हैं एक और लैब मेथड की, जो मैंने M3 कहा था ना, वो भी एक लैब मेथड है। कैसे बनाया जाता है यहाँ पे बेटा पायरोलोसाइट यूज नहीं करते हो, आप Mn+2 लेते हो। यहां पे आप पायरोलोसाइट यूज नहीं करते हो, आप क्या लेते हो, Mn+2। इससे क्या होता है बेटा, जो Mn+2 है उसको परऑक्सो डाइसल्फेट से रिएक्ट कराते हैं। आपको याद है मार्शल्स एसिड मैंने बताया था, या परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड मैंने बताया था, याद करो। जब मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया था, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की हम बात कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था मार्शल्स एसिड। या फिर बेटा मैंने आपको बताया था परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्मूला था इसका, H2S2O8। क्या फॉर्मूला था, H2S2O8। तो आपने परऑक्सो डाइसल्फेट आयन लिया है। यहाँ पे Mn+2 को आप किससे रिएक्ट करवा रहे हो, परऑक्सो डाइसल्फेट आयन से रिएक्ट करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा, ये कन्वर्ट हो रहा है MnO4 माइनस में, और परऑक्सो डाइसल्फेट आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 माइनस में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, SO4 माइनस में। मतलब Mn2+ से आपने Mn+7 MnO4 माइनस बना दिया। तो आपने 3 मेथड पढ़े। पहले मेथड में क्या हो रहा था, पायरोलोसाइट को KOH के साथ O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के K2MnO4 बनाया था, MnO4 माइनस बनाया था। MnO4 माइनस को एसिडिक मीडियम में जब रिएक्ट करवाया तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, MnO4 माइनस तो बना ही बना, साथ में पायरोलोसाइट दोबारा बन गया। पहला मेथड। दूसरा मेथड कौन सा था, दूसरा मेथड था आपका कि आपने पहला स्टेप तो सेम रखा, MnO2 का वही फ्यूज फॉर्म में लिया, KNO3 KOH और उसकी O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, सारी बातें ठीक थी। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया था, दूसरे स्टेप में बेटा जो आपका MnO4 माइनस बना, आपने उसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाया किसी एल्कलाइन सोल्यूशन में। क्या करा, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाया उसका किसी एल्कलाइन सॉल्यूशन में। जब इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन आपने करवाया तो आपका क्या बन गया, वो फाइनली MnO4 माइनस बन गया। ठीक है, वहां पे MnO2 नहीं बना इस बार। और तीसरा मेथड हमने क्या करा, परऑक्सो डाइसल्फेट आयन को यूज करा, किसके साथ में यूज करा, Mn2+ के साथ में, और आपका क्या बना दिया, MnO4 माइनस, और परऑक्सो डाइसल्फेट आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, SO4 माइनस, मतलब सल्फेट में। राइट, ठीक है भाई। अगर ये बनता है तो बेटा ये जो MnO4 माइनस आपका बनता है ना, ये बनता है बहुत ही डार्क पर्पल। कैसा बनता है बेटा, डार्क पर्पल, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं जो आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं KClO4 के साथ में। अच्छा, ये जो सॉल्ट है KMnO4, ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता पानी में, इसलिए जब आप इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो जब आप इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो बेटा ये वापस टूट जाता है। किस में टूट जाता है, मैंगनेट और MnO2 में। तो देखो ये रिएक्शन ना बड़ी गोल गोल चलती रहती है। पहले पायरोलुसाइड से मैंगनेट बना, मैंगनेट से पर मैंगनेट और पायरोलुसाइड बन गया था। यहां क्या हो रहा है, पर मैंगनेट को भी हीट करोगे तो वापस से मैंगनेट बन जाएगा और MnO2 बन जाएगा और O2 बन जाएगा। तो ये सॉल्ट बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता पानी में, हीट करते हैं तो इसमें टूट जाता है। राइट, पक्का, ठीक है साहब, ये समझ में आ गई बात। अगर बेटा ये वाली बात आपको समझ में, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, आगे हमें क्या बात करनी है फिर, तो बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसकी 2 फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमारे बड़ी काम की हैं, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी बेसिक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, एक तो इसका इंटेंस कलर। किस वजह से आता है इसका कलर, तो आपको पता है जो इसका कलर है उसके लिए कौन सा फंडा रिस्पॉन्सिबल है, अब तो हम पढ़ चुके हैं, कैसा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और बेटा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में भी ना आपसे वो पूछेगा कि एग्जैक्ट कैसा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अगर आपसे मैं चार्ज ट्रांसफर के बारे में 1 मिनट और बात करूं तो चार्ज ट्रांसफर ना 2 तरीके से होता है, या तो मेटल से लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, या लिगेंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अगर आप MnO4 माइनस याद करो तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा था, ऑक्साइड आयन से Mn की तरफ ट्रांसफर हो रहा था। तो ऑक्साइड आयन को हम लिगेंड मानते हैं, एनायनिक लिगेंड, तो लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। तो आप बोलते हो कि यहां जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बताया है, यहां जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बताया है वो कैसा बताया है, लिगेंड से मेटल वाला। यहां जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हमने डिस्कस किया है वो कैसा है, लिगेंड से मेटल वाला है। बोलो सही है, ठीक है। अगर ये हो गया, एक और बात, कलर वाली बात तो आपने डिस्कस कर ही ली। दूसरा बेटा MnO4 माइनस की अगर आप बात करो
तो बेटा ये होता है डायामैग्नेटिक। अभी स्ट्रक्चर से समझ भी आएगा। ये होता है डायामैग्नेटिक। पर अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो बेटा ये बन जाता है पैरामैग्नेटिक। इसी का एक रिएक्शन का एग्जांपल ये था। MnO4 माइनस जो होता है ये डायामैग्नेटिक होता है, पर MnO4 2 माइनस जो है ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ये कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। तो भाई ये तो डायामैग्नेटिक है, पर ये कैसा हो जाता है? पैरामैग्नेटिक, हाई टेम्परेचर पे हीट करने में। ये हीटिंग इफेक्ट की रिएक्शन है। यहां हम कह रहे हैं कि इंटेंस कलर और इसका क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे वीक पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। कैसे शो करता है, क्या शो करता है, हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस बात पता होनी चाहिए। रीजन हमारे सिलेबस में है नहीं, बहुत हाई फंडा बात है। क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। तो बेटा हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़े हैं? हमने दो स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करी है। एक हमने बात करी है MnO4 माइनस की, एक तो MnO4 2 माइनस की, और एक हमने करी है MnO4 माइनस की। MnO4 2 माइनस जो है दोनों ही टेट्राहेड्रल होते हैं। ये कैसा होता है? ये होता है ऐसा। MnO4 2 माइनस होता है ऐसा, और MnO4 माइनस कैसा होता है? ऐसा। दोनों के दोनों ही कैसे होते हैं? टेट्राहेड्रल। ये होता है आपका ग्रीन कलर का, और ये होता है आपका पर्पल कलर का। ठीक है? द मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। द ग्रीन मैंगनेट आयन इज पैरामैग्नेटिक विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट द परमैंगनेट आयन इज डायामैग्नेटिक। ठीक है साहब? ये पैरामैग्नेटिक होता है, वो डायामैग्नेटिक होता है। स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। हम बात करते हैं आगे। बेटा अगर हम आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि ये जो बॉन्डिंग है Mn और O के बीच में, जो पाई बॉन्ड है, ये कैसा पाई बॉन्ड है? तो बेटा अंडरस्टूड सी बात है। अब तो ये p ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पे d ऑर्बिटल तो है नहीं, और Mn पे d ऑर्बिटल भर भर के है, तो हम बोलेंगे ये कैसा पाई बॉन्ड है? p पाई d पाई, जहां पे p ऑर्बिटल किसका? ऑक्सीजन का, और d ऑर्बिटल किसका? मैंगनीज का। ये कैसा है? p पाई d पाई। p ऑर्बिटल किसका? ऑक्सीजन का, और d ऑर्बिटल किसका? मैंगनीज का। राइट? ठीक है साहब, अगर ये समझ में आ गई तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर ही है, ये तो आप पढ़ ही लेंगे। हम बात करते हैं आगे। बेटा KMnO4 है, वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनफैक्ट ये तीनों मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो MnO4 माइनस है ना, ये एसिडिक मीडियम ले लो, चाहे न्यूट्रल मीडियम ले लो, चाहे बेसिक मीडियम ले लो, ये हर मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चाहे एसिडिक मीडियम की बात कर ले हम, चाहे न्यूट्रल मीडियम की बात कर ले हम, चाहे बेसिक मीडियम की बात कर ले हम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? ये Mn2+ में जाता है, न्यूट्रल मीडियम में Mn4+ में जाता है, और बेसिक मीडियम में Mn6+ में जाता है। ये बातें आपको रिडॉक्स के टाइम बताई गई होगी, मैंने रिकॉल करवाया है। याद करने की ट्रिक देख लो। AnB 246 2 की टेबल, AnB 2 की टेबल, +7 से कहां जाएगा? +2 में, न्यूट्रल में कहां जाएगा? +4 में, बेसिक में कहां जाएगा? +6 में। तीनों के अंदर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि हर केस में खुद तो क्या हो रहा है? +7 से रिड्यूस ही हो रहा है। हर केस में खुद तो क्या हो रहा है? +7 से रिड्यूस ही हो रहा है। राइट? ठीक, तो ये आ गया मेरे पास KMnO4 का केस। ठीक है भाई, अगर ये बात आई ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन की। पहले मैं बात करता हूं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? +7 से +2 में जाता है। अगर +7 से +2 में जाता है तो बेटा आयोडाइड को क्या कर देता है? आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। आयोडाइड I- को किस में कन्वर्ट कर देता है? I2 में। एसिडिक मीडियम में जब MnO4- खुद कहां चला जाता है? +7 से +2। सिमिलरली Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर देता है? वही Fe3+ में, जब खुद कहां चला जाता है? +7 से +2। अच्छा, अगर इसी प्रकार हम आगे बात करें तो ऑक्सिलेट आयन जो होता है C2O4 2-, उसको कहां से कहां कन्वर्ट कर देता है? C2O4 2- से CO2। ठीक है, ऑक्सिलेट से कहां कन्वर्ट कर देता है? CO2 में, जहां MnO4- +7 से +2। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, तो सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? सल्फर में, और खुद कहां चला जाता है? +7 से +2। बेटा ये रिएक्शंस तो देखनी आ जानी चाहिए ना अपने को। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं समझा रहा, आपको पता है बातें। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है अपने को अच्छे से आइडिया है। तो KMnO4 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
KMnO4 की एसिडिक सोल्यूशन की रिएक्शन तो ठीक है बेटा, ये न्यूट्रल सोल्यूशन में कैसे एक्ट करता है वो समझो, वो नया होगा आपके लिए। न्यूट्रल या मैं कहता हूं फेंटली एल्कलाइन, फेंट एल्कलाइन मतलब स्लाइटली बेसिक। तो देखो यहां पे I माइनस को एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट किया जा रहा था, I2 में। न्यूट्रल या फेंट एल्कलाइन मीडियम में किस में कन्वर्ट किया जाता है, IO3 माइनस में, आयोडेट आयन में। तो आयोडाइड आयन जो है ना, ये पता होना चाहिए, एसिडिक मीडियम में तो चला जाता है आयोडीन गैस में, पर न्यूट्रल मीडियम में किस में चला जाता है, आयोडेट आयन में। यानी कि हम बोलते हैं MnO4 माइनस जो है वो I माइनस के साथ जब रिएक्ट कर रहा है न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में मतलब H2O होगा, तो ये किस में चला जाएगा, खुद तो +7 से +4 में चला जाएगा। याद करो A and B 2 की टेबल, तो न्यूट्रल में क्या होता था, न्यूट्रल में होता था +7 से +4, तो खुद तो बेटा +7 से +4 में चला जाएगा, पर I माइनस को किस में ले जाएगा, IO3 माइनस में, -1 से +5, है ना। अच्छा, इसी तरीके से थायोसल्फेट को किस में ले जाएगा, सल्फेट में। थायोसल्फेट को किस में ले जाएगा, सल्फेट में। ठीक है साहब, कर लेंगे पक्का। +7 से +4 में खुद जा रहा है, थायोसल्फेट से इसको ले जा रहा है सल्फेट में। बेटा प्रोडक्ट्स ना कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में कि KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम ऑक्सीडाइजेस I माइनस टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए आयोडेट। अगर नहीं पता होगा तो सवाल ही नहीं हो पाएगा। बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है, यही याद करके बैठे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है, सवाल तो बन रहा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, चलो अगर ये बात समझ में आती है तो हम बात करते हैं आगे। अगर ये वाली चीज हमारी क्लियर हो गई है तो हम बात करते हैं आगे। आपने बोला KMnO4 में जब आपने मैंगनेट आयन लिया था, याद है आपको, जब आपने मैंगनेट आयन बनाया था तो मैंगनेट आयन को आपने किस में रिएक्ट करवाया था, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया था ना, तब जाके वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया था, पर मैंगनेट में। हमने K2Cr2O7 के टाइम पे एसिड यूज किया था, हमने KMnO4 के टाइम पे एसिड यूज किया। K2Cr2O7 में ऐसा होता है, आप कोई भी अच्छा एसिड ले लो, आप H2SO4 लेते हो, जैसे कि यहां KMnO4 में क्या बताते हैं कि जब परमैंगनेट की टाइट्रेशंस होती हैं तो H2SO4 ही लेना पड़ता है, आप HCl नहीं लेने सकते, क्योंकि HCl लेने से क्या होगा कि HCl खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लोरीन बना लेगा परमैंगनेट की प्रेजेंस में। ठीक है, एसिडिक मीडियम तो क्या होता है, मीडियम प्रोवाइड करने के काम आता है ना। तो सल्फेट H2SO4 में H+ जो होता है वो आपके मैंगनेट को परमैंगनेट में कन्वर्ट करता है। अगर आपने KMnO4 में यहाँ पे HCl का H+ डाला होता तो H+ काम नहीं करता, Cl- Cl2 में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि I- I2 में कन्वर्ट हो सकता है, तो Cl- भी तो Cl2 में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि MnO4- तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप HCl को यूज नहीं करते हो। ये कई बार ऑब्जेक्टिव सवालों में पूछा गया है, जेई मेंस, जेई एडवांस, ध्यान रखना इस बात को। ये स्कूल में वाइवा में भी पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल्स के टाइम कि व्हाई कांट वी यूज HCl इन दी पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन, बिकॉज वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्लोरीन में, राइट। ठीक है भाई, अगर KMnO4 के सारे पॉइंट समझ में आ गए क्या बेटा, अगर KMnO4 के सारे पॉइंट समझ में आते हैं तो इसी के साथ हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वो क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा खत्म। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सभा हमने इसी के साथ क्या कर दी, समाप्त कर दी। बेटा हमने ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्कस किए थे, हमने जिंक, कैडमियम, मरकरी के बारे में बातें करी थी, हमने तरह तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पे काफी सारी बातें करी, हमने ऑक्साइड समझे, हमने ऑक्सो एनायन समझ लिए, हमने स्ट्रक्चर समझ लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म कर दिया। एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत छोटा टॉपिक, जेई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। जेई एडवांस में एज सच कोई खास क्वेश्चन इसके अभी तक तो देखे नहीं गए हैं, बहुत ज्यादा खास नहीं देखे गए हैं। एफ ब्लॉक में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एफ ब्लॉक में इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो पूछा जाता है ना सवाल मेजरली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी तो चल जाता है, साइज का ऑर्डर भी उसी पे डिपेंडेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दो बातें अगर पता है तो तुम सारी जंग जीत लोगे। इन दो पे ही हमें फोकस करना है, और वो भी बेटा लेंथेनॉइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिनॉइड्स की इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। रीजन, एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री ना आप डिस्कस ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि बेटा पूरा ग्रुप तो आपका रेडियो एक्टिव से भरा हुआ है, सारे रेडियो एक्टिव है, सबकी हाफ लाइफ इतनी कम है, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। क्या ही डिस्कस करें उनके बारे में, क्या ही उनके बारे में कंक्लूजन निकाले जब वो रेडियो एक्टिव है। वो तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ज्यादा काम आते हैं, तो हमारे जो ज्यादा काम आते हैं वो आते हैं लेंथेनॉइड्स। तो हमें लेंथेनॉइड्स पे डिटेल में चर्चा करनी होती है। एक नाम दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मैंने एक नाम दिया है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा करता था, इन्हें इनर ट्रांजिशन कह रहा हूं। सोच सकते हो क्या क्यों? सोचो, मैं पानी पीता हूं इतने। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा था, हम एफ ब्लॉक वालों को इनर ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं? व्हाट कैन बी द लॉजिक?
थिंक अबाउट इट. हाँ जी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक. बेटा इन्हें इनर ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बोलते थे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना, वो आपके क्या करते हैं, जिनमें डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, राइट. अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है डी सब शेल में, उसकी ग्राउंड स्टेट या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, पर डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब पेन अल्टीमेट एनर्जी शेल में रहता है, तो उसे ट्रांजिशन कहते थे. बेटा यहां तो पेन अल्टीमेट के भी अंदर, यहां किसमें इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, एफ सब शेल में. पेन अल्टीमेट के भी अंदर वाली सबशेल है ये, इसको एंटी पेन अल्टीमेट कहते हैं, तो इस वजह से इसका नाम क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. रखता ये भी एफ में इलेक्ट्रॉन है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में, पर ये एंटी पेन अल्टीमेट एनर्जी लेवल क्योंकि यूज कर रहा है, तो इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. बेटा ध्यान से सुनिएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ये कैसा है, एफ ब्लॉक, राइट. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप डिफाइन कैसे करोगे, इन्हें आप डिफाइन कैसे करोगे, दीज आर दी एलिमेंट्स, those elements where last electron is filled F subshell. Are F block elements. ठीक है. In fact, here we can say that, in fact यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका कहाँ फिल होता है, इलेक्ट्रॉन गेट्स फिल्ड इन एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल. डी वाले को आप पेन अल्टीमेट कहते हो, एफ वाले को आप एंटी पेन अल्टीमेट कहते हो. बेटा हम बिफोर एफ ब्लॉक पे डिस्कशन शुरू करें, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स को देखें, हम पहले पहचानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ होता है एफ ब्लॉक. आपको अच्छे से ध्यान है, ये है आपका एस ब्लॉक, कई बार बात कर चुके हैं. ये है आपका पी ब्लॉक, कई बार बात कर चुके हैं, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं. बेटा ये है आपके डी ब्लॉक, पूरा अभी अभी खत्म किया है. परंतु इन डी ब्लॉक के बीच में से ही उभर के आते हैं एफ ब्लॉक. कैसे, ये देखो, ये जो इट्रियम के नीचे लेंथेनम था, और यहां था एक्टीनियम, यहां था लेंथेनम La, और यहां था एक्टीनियम Ac. इनके पीछे 14 एलिमेंट्स और बन गए, जो यहां तो नहीं फिट हो रहे थे बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के साथ में. ये सब एक जैसी कलेक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, पर जो 57 एटॉमिक नंबर लेंथेनम के बाद 71 तक जो एलिमेंट आए वो कुछ हटके काम कर रहे थे. उसी प्रकार 89 एक्टीनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आए वो कुछ हटके काम कर रहे थे, पर वो आपस में देखा तो उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी एक जैसी थी, तो उन्हें हमने कहां प्लेस कर दिया, अलग से नीचे प्लेस कर दिया, और इन्हें हमने क्या नाम दिया, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. और एफ ब्लॉक देने का रीजन सिंपल था, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां भरा जा रहा था, एफ सबशेल में, राइट. ठीक है, लेंथेनम से शुरू हुआ, एक्टीनियम से शुरू हुआ. बेटा इसको याद करने की ट्रिक याद है क्या तुम्हें, इसको याद करने की ट्रिक याद है क्या, लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं. जब वीडियो देखोगे, अगर ट्रिक याद करने में किसी को इंटरेस्ट हो तो पॉज करके वीडियो को स्लो करके लिख लेना, ठीक है. हम ऐसे याद करते हैं कि ये शुरू होता है सीरियम से. कहां से शुरू होता है बेटा, सीरियम, और खत्म कहां होता है, तो बेटा ये खत्म होता है ल्यूटीटियम. शुरू होता है सीरियम से, खत्म होता है ल्यूटीटियम पे. ठीक है साहब, तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो सीने पर नदिया प्रेम की समाई. ध्यान से सुनना, सीने पर नदिया प्रेम की समाई. मैं कहां पे आ गया, समेरियम पे आ गया. सीने पर नदिया प्रेम की समाई, मैं समेरियम तक आ गया. यूं ही गदगद तब दिल हुआ, यूं ही मतलब यूरोपियम.
यूं ही गदगद तब दिल हुआ, हुआ मतलब मैं कहां गया, हॉल्मियम तक आ गया। वापस से सुनो, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, हॉल्मियम तक आ गए, और तुम लाजवाब लगते हो, और तुम लाजवाब लगते हो, मतलब और तुम लाजवाब लगते हो। बेटा लाजवाब ये इटर्बियम है, इसके लिए हमने बस लिखा है लाजवाब, और ये हो गया लगते हो ल्यूटिटियम। वापस से सुना, लेंथेनॉइड सीरीज सीरियम से शुरू होता है, तो याद कैसे रखते हैं, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, समीरियम तक आ गए, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, हॉल्मियम तक आ गए, और तुम लाजवाब लगते हो, ल्यूटिटियम तक आ गए। ठीक है साहब, चलो ये तो थी लेंथेनाइड सीरीज। अब बात करते हैं एक्टिनाइड सीरीज की। एक्टिनाइड सीरीज कहां से शुरू हो रही है, थोरियम से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है, थोरियम से। कैसे, देखो थोरियम से शुरू हो रहा है, ये खत्म कहां पे हो रही है, खत्म हो रही है लॉरेंशियम पे। खत्म कहां हो रही है, लॉरेंशियम पे। तो ध्यान से देखें, थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, नेपच्यूनियम तक आ गया। पुराने आम कम बिकेंगे, बर्किलीनियम तक आ गया। ये मैं कहां गया, नेपच्यूनियम। पुराने आम कम बिकेंगे, ये आ गया बर्किलीनियम। कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है साहब, ओके। तो ये हैं आपके एक्टिनॉइड्स, ये हैं आपके लेंथेनॉइड्स। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर लेंथेनॉइड्स के बारे में बात हो गई, एक्टिनॉइड्स के बारे में बात हो गई, तो ये आज ही पढ़ना है, इसको आगे आराम से पढ़ें, थोड़ा स्पेस बना के आराम से पढ़ें, दिमाग में छोटा सा सेगमेंट बचा है। ठीक है, अभी के लिए मेरे को लगता है थोड़ा भारी ना हो आप लोगों के लिए। लेंथेनॉइड्स हो गए, एक्टिनॉइड्स हो गए। आज के सेशन में हमने कंपाउंड्स कवर कर लिए, ऑक्साइड्स कवर कर लिए, ऑक्सो एनायंस कवर कर लिए। अगली क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड। तो छोटा सा सेगमेंट एफ ब्लॉक का बचा है, जिसको हम कवर करेंगे हमारे अगले सेशन के अंदर। तब तक अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, डीपीपी बढ़िया से करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।